Hello friends, now I am at the Kansai Airport, Osaka. तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन प्लान योर जापान ट्रिप और कैसे आप इजीली यहाँ पे घूम सकते हो। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट प्रिपेयर जापान ट्रिप फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। मतलब आप एटलीस्ट 2 वीक्स का समय निकाल के आप जापान के लिए आइए, क्योंकि जापान इज़ रियली ब्यूटीफुल कंट्री एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। सो मैंने जो मेरा जो जापान में जो स्टे था वो 7 दिन का था। लेकिन एक्चुअली मैंने जो उसमें मेरा जो अनुभव है, तो वो मुझे टाइम बहुत कम मिला, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपको ट्रैवलिंग में जाता है। तो अभी सबसे पहले बात जो है वो है फ़्लाइट की। तो फ्लाइट जापान के लिए इंडिया से बहुत सारी जगह से है। मतलब डायरेक्ट फ्लाइट मेरे हिसाब से मुंबई और न्यू दिल्ली से है। शायद और भी जगह से होगी, मुझे पता नहीं, शायद बैंगलोर से भी है। तो मुंबई दिल्ली बैंगलोर से डायरेक्ट फ्लाइट है। और इसमें कैसे कैटेगरी है, अगर आप जापान एयरलाइंस जो JAL करके उसका जो नाम है, वो अगर आप लेते हो तो वो कॉस्टली है। उसके बाद ANA करके एयरलाइन है जो जिसमें मैंने ट्रैवल किया था। यू कैन चेक आउट माई अर्लियर ब्लॉग। सो वो काफ़ी बड़ी एयरलाइन है। और एयर इंडिया भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है फ्रॉम मुंबई ऑल्सो। आई थिंक फ्रॉम दिल्ली एयर इंडिया हैविंग डायरेक्ट कनेक्टिविटी। मुंबई से भी एक डायरेक्ट फ्लाइट है एयर इंडिया की। और अगर आपको चीपर वे में ट्रैवल करना है, तो यू हैव ऑप्शन टू हैव कनेक्टिंग फ्लाइट्स फ्रॉम वियतनाम और थाईलैंड। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि आपका बहुत सारा समय चला जाता है, और उसमें ले ओवर बहुत सारे टाइम का रहता है। मतलब 7 घंटे 8 घंटे 9 9 घंटे का ले ओवर रहता है, एक तो थाईलैंड में, नहीं तो वियतनाम में। तो उससे अच्छा आप डायरेक्ट फ्लाइट लीजिए, आपको एक 10 15 हज़ार रुपये ज़्यादा लगेगा, लेकिन यू कैन ट्रैवल ईजीली। ये हो गई फ्लाइट की बात। सेकेंड थिंग, इफ यू वांट टू मीन्स टेक अ जापान टूर इन अ चीपर वे, सो आप जापान रेल पास ले सकते हैं। ओके, जापान रेल पास आपको लेना है तो आप यहाँ पे आके जापान में आप जब आओगे तब आपको नहीं मिलेगा। आपको इंडिया से ही उसको परचेस करना पड़ेगा। तो इंडिया से अगर आपको परचेस करना है तो कुछ कुछ एजेंट्स है जिनके पास आपको जापान पास मिलेगा। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन आप गेट योर गाइड, नहीं तो क्लूक ऐप से वो जापान आपका पास आप ले सकते हैं। मैंने जो बुक किया था, मैंने जो लिया था ट्रैवल एजेंट से लिया था, क्योंकि मेरा क्या हुआ था कि सडनली आई हैव मेड अ प्लान। सो मैंने ट्रैवल एजेंट से लिया था। प्रॉब्लम इज दैट इफ यू ऑर्डर फ्रॉम क्लूक और गेट योर गाइड, उसके लिए आपको एटलीस्ट 7 8 दिन का समय चाहिए, जो आपके घर पे डायरेक्ट डिलीवर हो जाएगा। अगर आप 7 दिन का पास लेते हो तो लगभग उसके चार्जेस है कुछ 27 हज़ार, और 14 दिन के लेते हो तो 45,000। और इसमें सब जापान रेल के जितने भी ट्रेन है बसेस है सब इंक्लूड है। सबवे और मेट्रो शायद उसमें इंक्लूड नहीं है। तो उससे क्या होता है, आप कहाँ पे भी जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जापान में कैसा है कि शिनकानसेन जो है, मतलब जो बुलेट ट्रेन है, वो जो सबसे फास्टेस्ट वे है फॉर ट्रैवलिंग, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। और उसमें क्या होता है कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इतना एक्सपेंसिव है। तो उससे अच्छा अगर आप वो जापान रेल पास निकालते हो तो उसमें आपका काफ़ी सारा पैसा बच जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जापान इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इन टर्म्स ऑफ स्टे मीन्स आप होटल और हॉस्टल्स अगर आप ये करते हो, तो हॉस्टल और होटल्स जापान में काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो यू हैव टू बुक अर्ली एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद फूड यहाँ पे थोड़ा सा रिजनेबल रेट में ही है, लेकिन कंपेयर टू इंडिया इट इज़ कॉस्टली। सो ये हो गई अपनी ट्रांसपोर्टेशन की बात। जापान में अगर आपको आना है फैमिली के साथ, तो आप होटल में ही स्टे कीजिए, क्योंकि हॉस्टल यहाँ पे काफ़ी छोटे होते हैं, और उसमें आपको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फैमिली के साथ। तो आप होटल ही बुक कीजिए, लेकिन एडवांस में कीजिए, मतलब 1 2 महीना पहला। तो उसके हिसाब से आपको वो थोड़ा चीपर पड़ेगा। दूसरी बात ऐसी है कि कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। तो जापान में ऐसा है कि जो मेन सिटी है
जहाँ से बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन इज नियर बाय। सो वो मेन सिटी है ओसाका, और आई थिंक इट इज सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन जापान। सो कैसा है कि आपको सबसे पहले जाना है ओसाका, और नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट दिल्ली या मुंबई से डायरेक्ट टोक्यो आ सकते हो, टोक्यो से ट्रेन पकड़ के आप ओसाका जा सकते हैं। और फिर ओसाका में आप स्टे कीजिए, नहीं तो क्योटो। क्योटो इज द मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जापान। आप क्योटो में स्टे कीजिए। क्योटो एक छोटी सिटी है और काफ़ी सुंदर है। तो क्योटो में बहुत सारे एक्चुअली टूरिस्ट स्पॉट है, मतलब नियर बाय। तो क्योटो इज़ द बेस्ट सिटी टू स्टे। बट इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू मतलब आपको अगर नाइट लाइफ अच्छी लगती है, वॉकिंग स्ट्रीट अच्छे लगते हैं, तो ओसाका बेटर है। उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं जैसा मैंने प्लान किया था एक्चुअली, तो टोक्यो आप प्लान कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली उल्टा किया था कि मैं पहले 3-4 दिन टोक्यो में रहा, फिर मैं ओसाका और क्योटो आया। तो एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन ट्राई इट अल्टरनेटली। सो ओसाका आप एक ओसाका और नियर बाय जो क्योटो है वो सब आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप नॉर्थ में एक सपारो करके है, सपारो जो सिटी है वहाँ पे आप जा सकते हैं। और टोक्यो में जो है आपको 3-4 दिन सफिशिएंट है, बिकॉज टोक्यो में ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है एज कम्पेयर टू ओसाका। तो 3-4 डेज इज सफिशिएंट फॉर टोक्यो। तो टोक्यो में आप रहिए। टोक्यो का डाउनटाउन बहुत ही सुंदर है। यू कैन means move it freely, and it is really good city. As per the internet, what I have actually observed or what I have learned, Tokyo is the second best city in the world, and डाउनटाउन भी उसका वर्ल्ड के टॉप 10 में आता है। तो काफ़ी सुंदर डाउनटाउन है। और आपको क्या बताओ इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ, कहीं भी आपको जाना है तो आपको गूगल मैप यूज़ करना है। जस्ट आपको गूगल मैप में जाइए, आप लोकेशन से आप जिस लोकेशन पे जाना चाहते हैं वो लोकेशन आप सिलेक्ट कीजिए। और वहाँ पे फिर अलग अलग जैसे रहता है कि यू वांट टू गो बाय कार, यू वांट टू गो बाय ट्रेन, यू वांट टू गो बाय वॉक। तो आप वो सिलेक्ट करके एकदम एक्यूरेट आपको दिखाएगा गूगल मैप। और यहाँ पे गूगल मैप काफ़ी अच्छे से चलता है और काफ़ी मतलब अपडेटेड है। उसके बाद थर्ड थिंग इज़ दैट कि जापान में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको चलने की आदत है तो इट्स गुड, बिकॉज जापान में आपको बहुत चलना पड़ेगा। मिनिमम एवरेज आप पकड़ लीजिए। अगर आपको घूमना पसंद है तो आप जहाँ पे जाओगे जो टूरिस्ट स्पॉट है उस पे भी बहुत चलना पड़ता है। फिर बाद में अगर आपको पैसा बचाना है तो फ्रॉम दैट स्टेशन टू रीच दैट टूरिस्ट स्पॉट यू हैव टू आल्सो वॉक। सो आपको बहुत चलना पड़ेगा। मैंने जो एवरेज मेरा जो वॉकिंग था नियर अबाउट 10 to 12 किलोमीटर्स पर डे। सो उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए। और जापान इज़ सच ए ब्यूटीफुल कंट्री और बहुत ही अच्छी कंट्री है। आई विश आई कैन कम बैक अगेन। और आशा करता हूँ मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ऑलवेज ट्राई टू बाय ई सिम। और ई सिम भी आपको जो है क्लूक पे शायद मिल जाएगा। मैंने क्लूक से ही परचेस किया था। सो अगर आप ई सिम लेते हो तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको एक क्यूआर कोड आएगा, वो क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है जापान में आने के बाद। तो वो आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा। आपको कोई मतलब सिम अपने फ़ोन से सिम निकाल के वापस दूसरा सिम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ई सिम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैंने क्लूक से लिया था अनलिमिटेड डाटा का ई सिम, जो मुझे 8 दिन का कुछ 1600-1700 रुपए का पड़ा था। अनलिमिटेड डाटा था उसमें। तो जो मुझे 1600-1700 रुपए का पड़ा था और काफ़ी अच्छा उसका ये था, 5G नेटवर्क मुझे मिल रहा था। तो आप वो सिम आप ले सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ सवाल है, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो आप यू कैन राइट डाउन इन कमेंट्स। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एट द अर्लीस्ट। So, thanks for watching this video. I hope you will get all this information for your Japan trip. अभी मैं जा रहा हूँ थाईलैंड। तो थाईलैंड का भी मैं ऐसा ही एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जापान का, जो बजट आप कितना निकाल सकते हो। तो पर पर्सन यू कैन प्लान इंक्लूडिंग फ्लाइट्स मे बी अराउंड 1.20 lakhs, मतलब 1,20,000 एवरेज, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इट्स ऑन योर वे। और 1 लाख से आप पकड़ लो 1.5 लाख तक आपका बजट होना चाहिए जापान के लिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दोस्तों, अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द वीजा। सो वीजा जो है जापान का इज वेरी इजी। यू कैन गेट द वीजा आफ्टर द प्रोसेस विद इन 1 वीक। सो आप अगर 1 वीक पहले, मतलब आपको खाली आपको प्लान करना है, वीज़ा अप्लाई करना है एटलीस्ट 45 days to 30 days बिफोर यू आर प्लानिंग टू जापान, और VFS से आपको वीज़ा मिलेगा। और अगर आप मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने 1 तारीख को सबमिट किया था, मतलब एक एक तारीख को मैंने दिया था वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए VFS में, और आई थिंक 8 तारीख को मुझे आ गया था। तो विद इन 8 days आपको घर पे आ जाता है। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मतलब आपका फ़्लाइट बुकिंग, होटल स्टे। उसके बाद आपको चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस। सो ट्रैवल इंश्योरेंस आप ज़रूर निकालिए, क्योंकि कुछ भी अगर इमरजेंसी आ जाए तो बाहर देश में, मतलब जापान जैसे एक्सपेंसिव कंट्री में, आपको मतलब हेल्थ को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस निकालिए, उससे आपका थोड़ा प्रोफाइल भी स्ट्रांग बनता है वीज़ा के लिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आप डमी फ्लाइट टिकट आप लगा सकते हैं। ओरिजिनल फ्लाइट टिकट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट से जो मैंने बुक किया था, मेरे हिसाब से शायद dummyflight.com ऐसा कुछ वेबसाइट था। वो मुझे कुछ 900 की 1900 रुपीज़ में, कुछ इंडियन रुपीज़ में कुछ मुझे पड़ा था जाने आने का दोनों। उसमें मैंने फ्लाइट का ये बुक किया था, मतलब जो डमी फ्लाइट टिकट मैंने बुक किया था। और ये दो आपको लगेगा पासपोर्ट आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पासपोर्ट, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, अगर आप जॉब करते हो, आप अगर आप सैलरीड पर्सन हो, तो आपको कंपनी का NOC लगेगा कि कंपनी अलाउड यू टू गो टू जापान ट्रिप। तो वो NOC भी आपको लगेगा। और अगर आप बिजनेस पर्सन है, तो आपको आपके लेटर हेड पे लिखना पड़ेगा ये सब कुछ चीज़ें, कि आई एम प्लानिंग टू जापान एंड ऑन माई ओन ओन कॉस्ट। सो वो सब चीज़ें आपको, और ये तारीख से आप, मतलब जो तारीख है वो तारीख आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो वो आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद एक कवरिंग लेटर रहता है। वो कवरिंग लेटर मीन्स आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि वाई यू वांट टू गो टू जापान। तो वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है उसमें। और जो कवरिंग लेटर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जो ऑफिसर रहता है, वीज़ा ऑफिसर, वो पढ़ता है और उसके हिसाब से फिर वो आपको वीज़ा अप्रूव करता है। देयर आर वेरी लो चांसेस टू गेट रिजेक्टेड योर जापान वीज़ा। लेकिन अगर आपके कोई मतलब ये है, मतलब आपने कुछ क्राइम किया हुआ है इंडिया में, तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका कोई क्राइम नहीं है, आपका स्कोर अच्छा है, मतलब आप एज अ इंडियन सिटीजन यू आर गुड, देन यू कैन इजीली गेट जापान वीज़ा। और उसकी जो फीस है, जो मैंने एक्चुअली खुद अप्लाई किया था, अगर आप कोई एजेंट से अप्लाई करोगे तो उसकी फ़ीस है 5,000 रुपीज़। और अगर आप खुद अप्लाई करते हो तो उसकी, मुझे जो खर्चा आया था शायद ओनली फॉर वीज़ा, नॉट फॉर अदर डॉक्यूमेंट्स, ओनली फॉर वीज़ा मुझे 1800 रुपये कुछ खर्चा आया था। इतना सस्ता एक्चुअली जापान एम्बेसी खाली 500 रुपये लेता है। बाकी सब VFS वाले आपको मतलब चार्ज करते हैं फॉर प्रोसेसिंग एंड फॉर कुरियरिंग द पासपोर्ट टू योर होम एड्रेस। सो उसकी सब चीज़ें हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एट द अर्लीस्ट। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा है। और इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द माय यूट्यूब चैनल, सो यू प्लीज़ सब्सक्राइब। अभी मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं दे सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।